तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। क्या होता है न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस से सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में हमने क्या मेंशन किया हुआ है। डेफिनेशन, न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड, क्या चीज है? न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड और डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। ये क्या करता है? विच कंट्रोल द ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये क्या करेगा? जितनी भी मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करेगा, all cellular metabolism and enclose the genetic information of the cell। और इसके पास क्या होता है? जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है सेल की, सारा का सारा इसके अंदर इनक्लोज होता है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या हमने बोला है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इनक्लोज करने वाला डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो जो क्या करता है कि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कुछ भी हो, कहीं पे भी हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे क्या होता है? एक ना एक कंट्रोलर होता है। उस कंट्रोलर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर। उसी तरह से हमारी सेल जो होती है, हमारी सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है न्यूक्लियस। ये भी क्या करता है? सेल के अंदर जितनी भी सेलुलर इंफॉर्मेशन होती है, सारी के सारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ सेल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डायरेक्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल। और ये क्या और क्या बोल सकते हैं? और कंट्रोलर ऑफ सेल। क्लियर? इसको डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसी के साथ साथ में हम लोग ये जानेंगे कि ये किसको देखा, किसने देखा और कहाँ पे देखा। ठीक है, तो हम लोग इसके अगर हम लोग डिस्कवरर की बात करें, इसको किसने डिस्क्राइब किया, तो आप लोगों ने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं तो देखिए भाई साहब, यहाँ पे क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड के साथ साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर एक नोट कर लिया तो उसको एक बार नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में इसको रफ किए दे रहे हैं। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और इसके साथ साथ में अगर हम ये देखें तो ये इनर मेम्ब्रेन है। तो एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ से ले लिया है और यहाँ पे देखिए इसको हमने इस टाइप से बना दिया है। क्लियर? तो ये हमने छोटा सा पार्ट लिया है, इसको हमने इनर मेम्ब्रेन मान लिया है। क्लियर? इसको हमने इनर मेम्ब्रेन मान लिया है और इसको हमने आउटर मेम्ब्रेन मान लिया है। तो ये बात समझ पा रहे होंगे आप लोग कि आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ है वो आउटर मेम्ब्रेन है, और जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म की तरफ है, अगर साइटोप्लाज्म की तरफ होगी तो वो होगी आउटर मेम्ब्रेन, और जो प्रोटोप्लाज्म की तरफ होगी या न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ होगी, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ जो बॉडी होगी, जो मेम्ब्रेन होगी, उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो ये बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ये इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है। ये जो आप लोग स्पेस देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अगर हम लोग देखें इस स्पेस, इन दोनों की स्पेस की अगर बीच की हम लोग डिस्टेंस देखें तो इसकी डिस्टेंस लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर तक होती है। 20 से 50 माइक्रोमीटर तक होती है। तो ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। इसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसको बोलते हैं भाई साहब पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या करता है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों को क्या करता है? सेपरेट करके रखता है। फिर जहाँ पे क्या होता है कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों क्या हो जाती हैं? आपस में फ्यूज हो जाती हैं। तो वहाँ पे एक पोर बनता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है द न्यूक्लियर पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियर इन्वलप जो होता है ना, उसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन जब आपस में फ्यूज कर जाती है तो फ्यूज करने से वहां पे बनता है न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर के पास में क्या होता है? यहाँ पे डिस्कॉइडल प्रोटीन होती है, ऑक्टागोनल डिस्कॉइडल प्रोटीन होती है या फिर पॉलीगोनल डिस्कॉइडल प्रोटीन होती है,
जो एक एज ए गार्ड काम करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं जब आप जाते हैं किसी कॉलेज वॉलेज वगैरह में तो वहां पे 2 गार्ड बैठे रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक गेट है जिसको न्यूक्लियर कोर बोला जाता है। इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, यहाँ पे पॉलीगोनल जो कि न्यूक्लियन प्रोटीन के बने हुए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम होता है डिस्कॉइड। ठीक है, डिस्कॉइड गार्ड। तो डिस्कॉइड गार्ड होते हैं। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन में तो यहाँ पे एक होता है न्यूक्लियर लैमिना। एक मिलेगा यहाँ पे न्यूक्लियर लैमिना। अगर न्यूक्लियर लैमिना की हम लोग बात करते हैं, न्यूक्लियर लैमिना हमको मिलता है लैमिन प्रोटीन का बना हुआ। ये न्यूक्लियर लैमिना जो है न्यूक्लियर लैमिना न्यूक्लियर लैमिना ये न्यूक्लियर लैमिना जो है ये लैमिन प्रोटीन का बनता है या लैमिन प्रोटीन से बनता है। क्लियर, ये बात समझ पा रहे हो। फिर इसके बाद में हम लोग अगर बात अंदर की करें इसमें तो इसमें देखिए क्या है, पूरा का पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ इसमें थ्रेड है। थ्रेड के साथ साथ में इसमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस। क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस। तो अगर हम लोग थ्रेड की बात करें, थ्रेड को यहाँ पे बोलते हैं क्रोमैटिन। ये जो आप लोगों को फाइबर जैसा दिख रहा है तो इसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर। ओके, तो ये क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है कि जब हम लोगों की सेल का डिवीजन होता है, जब लोगों में सेल का डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमैटिन अनटैगल हो जाता है। जब अनटैगल होके ये डेंस हो जाता, ये कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद में बनाता है क्रोमोसोम जो कि पार्टिसिपेट करता है इसमें सेल डिवीजन में। तो देखिए यहाँ पे फिर हम लोग अगर बात करें ये जो प्रोटीन है, क्लियर, यहाँ पे ये बात हमने करी ली आउटर और इनर मेम्ब्रेन की बात कर ली। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन की। आउटर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। एक्सटेंड का मतलब क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, आउटर मेम्ब्रेन की जो लेयर जो है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है वो चीज भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। मान लीजिए कि ये कोई आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन दी गई, एक इनर मेम्ब्रेन दी गई और एक आउटर मेम्ब्रेन दी गई। तो ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, हमने इसको कंसीडर कर लिया आई से। इसके बाद में आउटर को कुछ टाइम के लिए हमने ओ से कंसीडर कर लिया है। जब ए और आई और ओ जब मतलब इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन इस टाइप से प्रेजेंट हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है फिर ये आउटर मेम्ब्रेन का जो है ना पार्ट है वो एक्सटेंड हो जाता है। इस तरह से एक्सटेंड होके स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम है पूरा पूरा। तो इसमें देखिए क्या है, ये जो बनेंगे ना एक दूसरे के पैरेलल और स्टैक में। पैरेलल और स्टैक आप लोग देख पा रहे हैं। पैरेलल और स्टैक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो बना है इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी क्या होती है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द आउटर इनवलप ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर, आउटर इनवलप का जब आप आउटर इनवलप का जब मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन जब एक्सटेंड हो जाता है, जब इसका स्ट्रक्चर बढ़ जाता है तो यहाँ पे बन जाता है क्या चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 80s टाइप का, कौन सा 80s टाइप का राइबोसोम्स बाइंड होता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि 80s के टाइप का जो राइबोसोम्स होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। एक लार्ज सब यूनिट होती है जो कितनी होती है 60s टाइप की। इसके बाद में एक स्मॉल सब यूनिट होती है जो होती है 40s टाइप, 40s टाइप। क्लियर, लेकिन क्या होता है कि जब ये 80s टाइप का राइबोसोम्स बाइंड करता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो वहां पे क्या करता है, वहां पे बाइंड करने के लिए अपनी लार्ज सब यूनिट को पहले वहां पे बाइंड कराता है। उसके लिए एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे लार्ज सब यूनिट अगर बाइंड हो रही है तो ये जब लार्ज सब यूनिट बाइंड होगी यहाँ पे एक प्रोटीन लगेगी जिसका नाम होता है राइबोफ्लोरिन 1। मान लीजिए एक राइबोफ्लोरिन 1 है, ये राइबोफ्लोरिन 2 है। ये दोनों क्या है, राइबोफ्लोरिन 1 और राइबोफ्लोरिन 2। क्लियर, ये राइबोफ्लोरिन 1 और राइबोफ्लोरिन 2, राइबोफ्लोरिन 1 और
राइबोफ्लोरिन 2, राइबोफ्लोरिन सेकेंड, ये दोनों हेल्प करती हैं प्रोटीन को बाइंड कराने के लिए। तो प्रोटीन को यहाँ पे जब बाइंड कराएंगे तो प्रोटीन को बाइंड कराने का मतलब क्या है कि ये जो दो प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या करेंगी, यहाँ पे इन्होंने बाइंड करवा दिया लार्ज सब यूनिट को, फिर इसके बाद में आके यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट बाइंड कर जाती है। क्लियर? फिर इससे आके स्मॉल सब यूनिट बाइंड कर जाती है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना बेटा, भाई लोगों के लिए याद रखना कि ये क्या होता है, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन 1 और राइबोफ्लोरिन प्रोटीन 2 हेल्प कराते हैं 60 एस टाइप ऑफ द राइबोसोम की सब ये जो है ना 80 एस राइबोसोम की 60 एस सब यूनिट को बाइंड कराने में। जब ये दोनों राइबोसोम्स की यूनिट बाइंड कर जाती हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, RER। ये क्या होगा, RER का मतलब क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड करता है कहां पर, सिस्टर नी। क्लियर? तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनता है, सिस्टर नी से। क्लियर? और कब बनता है, जब 80 एस टाइप का राइबोसोम बाइंड करता है। तो भाई साहब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बाइंड करता है। तो ये बात एकदम समझ लें कि है क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जो न्यूक्लियस होता है उसका जो आउटर लेयर होता है वो एक्सटेंडेड हो जाता है, उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे बन गया, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ब्रांच स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं बाइंड है। जब ये ब्रांच स्ट्रक्चर है इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं बाइंड है तो ये बनाएगा क्या चीज, SER। क्या बनाएगा, SER, जिसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, बेसिकल। क्या होगा, बेसिकल। ठीक है, तो बेसिकल, सिस्टर्नी और टिब्यूल ये तीनों मिलकर बनाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा सिस्टम। अगर आप लोगों ने ये नोट नहीं किया तो इसको भी नोट कर लेना है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये क्रोमैटिन जो है, क्लियर, ये क्रोमैटिन कैसे होता है तो आप लोगों को बता दें। क्रोमैटिन क्रोमोसोम कब बनाता है, क्रोमैटिन पहले अनटैगल्ड होगा, अनटैगल्ड होके इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा। जब ये अनटैगल्ड होके इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा फिर इसमें होगा कंडेंसेशन, फिर इसमें होगा क्या चीज, कंडेंसेशन। तो ये हो जाएगा इसके बाद में कंडेंसेशन या कंडेंस। जब ये कंडेंस होगा तब यहां से बनाएगा क्या चीज, क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये सारा हम लोग कहां पे, प्रोफेज में देखने को मिलता है। क्लियर? सेल डिवीजन के टाइम पे प्रोफेज होता है तो प्रोफेज की एक कंडीशन है, पहले क्या होगा, ये क्रोमैटिन अनटैगल होगा, अनटैगल होके कंडेंस होगा, कंडेंस होके क्या बना लेगा, क्रोमोसोम। तो ये सारी इतनी कहानी है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, तो अगर जिसके अंदर न्यूक्लियस मिलता है तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिसके अंदर नहीं मिलता उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन इसके साथ साथ में दो तीन टर्म और हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें डाइकैरियोट की, अगर हम लोग बात करें डाइकैरियोट, अगर हम लोग डाइकैरियोट की बात करें इसका मतलब कोई एक सेल है, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस का नंबर है वो 2 है। क्लियर? जिसके अंदर 2 मिलते हैं तो वो हो जाता है डाइकैरियोट। क्लियर? और डाइकैरियोट का एक एग्जांपल आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, पैरामीशियम। क्लियर? फिर इसके बाद में इसके साथ साथ में और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे डाइकैरियोट है, इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीकैरियोट। ओके, तो मल्टीकैरियोटिक सेल होते हैं, उनके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर? तो जिसके पास बहुत ज्यादा नंबर होंगे न्यूक्लियस के तो हो जाएगा मल्टीकैरियोटिक। मल्टीकैरियोट का एग्जांपल है फाइकोमाइसीटिस फंजाई, या फंगस। ओके, तो ये मिल जाएगा मल्टीकैरियोटिक। इसके साथ साथ में अगर हम लोग बात करते हैं कि और भी बहुत सारे इसके फंक्शन
फंक्शंस मिलते हैं, तो वो भी एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, अगर हम लोग इसकी बात करें, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंटर ल्यूमिनल या फिर इनर ल्यूमिनल, इसको बोलते हैं ल्यूमेन, और जो यहाँ पे मिलेगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फिर इसके बाद में हम लोग अगर और भी बात करें, जैसे यहाँ पे ये जो कोर है, इसमें गार्ड करने की किसको अंदर आना है, किसको अंदर नहीं आना है, उसका काम कौन करेगा। ये जो यहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो करते हैं। और इसके साथ साथ में इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। अगर न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस को अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस करवाता है। ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस करवाता है, उसी की वजह से न्यूक्लियोलस को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और देखिए, अगर हम लोग ह्यूमन के अंदर की बात करें कि न्यूक्लियोलस कहाँ पर बाइंड करेगा, न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन में हर जगह पर बाइंड नहीं करता है। इसके लिए न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है। तो देखिए क्या होता है इसमें, अगर हम लोग बात करें कि ये क्रोमैटिन, क्लियर, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये कोई क्रोमैटिन थ्रेड इस टाइप का पड़ा है, क्लियर, तो क्रोमैटिन पे हर जगह पे न्यूक्लियस नहीं बाइंड करेगा। न्यूक्लियस को बाइंड कराने के लिए जो रीजन होता है वहीं पे बाइंड करेगा। न्यूक्लियस जो होता है मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल होता है। ये भी बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियोलस जो होता है इसके पास अपनी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये देखिए, ये रीजन जो है यहाँ पे बाइंड कर रहा है, इसको बोलते हैं नोर, NOR, नोर। नोर का मतलब होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्या होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ओके, ये अगर हम लोग ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 30, 40, 50, 21 एंड 12 इस रीजन पे देखने को मिले। क्लियर, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो इन रीजन पे देखने को मिलता है। तो इसके साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे कि न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें स्टैनिंग की, स्टैनिंग फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी स्टैनिंग को डिस्कवर किया था। तो उसमें स्टैन जो यूज होता है उसका नाम होता है एसिटोकार्बिन। जो डाइज होती है ना, इसको डाइज जो होती है उसका नाम होता है एसीटो कार्बिन। और ये एसिटोकार्बिन एसिटोबुलेरिया नामक एक ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। एसिटोबुलेरिया इससे लिया गया है एसिटोकार्बिन, जिससे इसे स्टैन किया जाता है या फिर इसमें डाई की जाती है। इसी के साथ साथ में आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो और बाकी जो भी आपको इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू।